Chapter 2 The Making of a Nice Guy Troubled Childhood। इस चैप्टर में ऑथर ने प्रीवियस चैप्टर में लिखी हुई बातों को एक्सपैंड किया है और कहा है कि नाइस गाय सिंड्रोम की बहुत सालों तक स्टडी करने के बाद उन्होंने ये कंक्लूड किया है कि नाइस गाय बनने के पीछे रीजन होता है खुद को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर पाना। इसकी और रिसर्च पर ऑथर ने पाया कि इस सिंड्रोम का कनेक्शन है हर इंडिविजुअल के फॉर्मेटिव ईयर्स से, मतलब चाइल्डहुड से है। मतलब चाइल्ड या टीनेजर को बहुत यंग एज में ये फील होने लगता है कि उनकी रियल पर्सनालिटी बुरी है और दूसरों का वैलिडेशन चाहने के लिए वो खुद को बदलने लगते हैं। आगे इस बात को एक्सप्लोर किया है कि कैसे फैमिली किसी चाइल्ड के इमोशंस को कंट्रोल करती है। कोपिंग विद अबैंडनमेंट एंड टॉक्सिक शेम। हर इंडिविजुअल की पर्सनालिटी के लिए लाइफ के पहले 5 साल मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और इस वक्त पेरेंट्स बिगेस्ट इन्फ्लुएंस होते हैं और यहीं से शुरू होता है नाइस गाय सिंड्रोम। हर एक चाइल्ड हेल्पलेस होता है, उसको दूसरों पे डिपेंड करना पड़ता है सर्वाइवल के लिए और इस वजह से किसी भी चाइल्ड के लिए अबैंडनमेंट मीन्स डेथ। साथ ही वो ईगो सेंटर्ड होते हैं जिस वजह से उन्हें लगता है कि उनके साथ जो भी होता है उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। ऐसी फीलिंग्स बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू जनरेट होती है, जैसे कि भूख लगने पर किसी का चाइल्ड को फीड नहीं करना, रोते हुए किसी का उसको होल्ड नहीं करना, पेरेंट का उस पर गुस्सा करना वगैरह वगैरह। ये सब चीजें चाइल्ड पर्सनली लेता है क्योंकि वो और किसी इंसान पर ब्लेम नहीं डाल सकता। इससे कनेक्टेड होता है टॉक्सिक शेम। मतलब जब चाइल्ड को अबैंडन किया जाता है तो वो इस बात को मानने लगता है कि वो बुरा है और लव के काबिल नहीं है। इसको कॉन्कर करने के लिए चाइल्ड को बहुत सारे सर्वाइवल मेथड्स यूज करने पड़ते हैं जिससे वो अपना फियर फेस कर सके। इस वजह से बहुत बच्चे नेगेटिव वे में बिहेव करते हैं ताकि वो अपने पेरेंट्स का अटेंशन हासिल कर सकें। मिथ ऑफ हैप्पी फैमिली। बहुत सारे नाइस गाइज को ये लगता है कि वो एक बहुत हेल्दी एंड सपोर्टिव फैमिली से हैं, बट ऑथर कहते हैं कि ऐसा नहीं है और वो खुद भी इस सिंड्रोम का शिकार थे जब उन्हें भी लगता था कि उनका चाइल्डहुड बहुत हेल्दी था। एक एग्जाम्पल है एलन का, जो सिंगल पेरेंट फैमिली में सबसे बड़े चाइल्ड थे। उसके पिता अल्कोहलिक थे और माँ ने ही बच्चों को पाला था। एलन ने स्कूल और स्पोर्ट्स में अच्छा किया, कॉलेज डिग्री भी ली और बचपन में ही डिसाइड कर लिया कि वो अपने फादर के ऑपोजिट तरह के इंसान बनेंगे। साथ ही साथ एलन ने पूरी कोशिश की एक अच्छा क्रिश्चियन बनने की और वो आज भी अपने बचपन के बिलीव्स के साथ जीते हैं और अपनी माँ से बहुत क्लोज हैं। फियर ऑफ इंटिमेसी एंड टॉक्सिक पार्टनर्स। एक और एग्जाम्पल है होजे का, जो एक सक्सेसफुल बिजनेस कंसल्टेंट है और उसको इंटीमेट रिलेशनशिप से डर लगता था। वो एक एजुकेटेड एंड फिट इंसान है। होजे को डिपेंडेंट विमेन पसंद है जिनको पास्ट में किसी तरह का अब्यूज किया गया हो। वो ऐसी पार्टनर्स के साथ इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वो अगर ब्रेकअप करेंगे तो उनकी पार्टनर अकेले सरवाइव नहीं कर पाएंगी। होजे का चाइल्डहुड एक डिसफंक्शनल फैमिली में बीता था। वो 7 सिबलिंग्स में सेकेंड चाइल्ड थे और एक लोअर क्लास बैकग्राउंड से थे। 14 की एज से ही उन्होंने अपने सिबलिंग्स को अपने अब्यूजिव पेरेंट्स से प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। फादर अल्कोहलिक थे और मदर मैनिक डिप्रेसिव, जो कि सुसाइडल भी थी, और सारा प्रेशर होजे पे हो जाता था अपनी फैमिली को संभालने का, जिस वजह से उनका लाइफ में हर एस्पेक्ट में काम प्रॉब्लम्स फिक्स करना बन गया, फिर चाहे वो करियर वाइज हो या फिर पर्सनल लाइफ में। होजे को लगता था कि अगर वो ऐसे नहीं होते तो अपने पेरेंट्स जैसे बन जाते। इस बात का उनको बहुत प्राइड था कि वो सबके लिए एक सेवियर थे। टाइप्स ऑफ नाइस गाइज। इन एग्जाम्पल्स को कनेक्ट करते हुए ऑथर ने अबैंडनमेंट इश्यूज को और एक्सपैंड करते हुए कहा कि ये बचपन से ही दूसरों को प्लीज करने के लिए जीने लगे और अपने अबैंडनमेंट इश्यूज को ऐसे फेस करते हैं। इसी तरह वो परफेक्ट लिटिल बॉयज से नाइस गाइज में ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म हुए। नाइस गाइज के भी 2 टाइप्स होते हैं। एक वो होते हैं वो खुद को बुरा समझते हैं और इसलिए वो फिर अच्छा होने का ट्राई करते हैं जिससे कि वो अपने पास्ट में किए हुए बैड बिहेवियर को कॉम्पनसेट कर सकते हैं। दूसरे होते हैं जो खुद को बहुत नाइस समझते हैं और उन्हें लगता है कि वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। दोनों ही एग्जाम्पल्स अपने टॉक्सिक शेम से फाइट कर रहे हैं। दोनों ने अपने बिलीफ सिस्टम के थ्रू खुद को हैप्पी रखने का एक वे बनाया है, बट ऑथर के अकॉर्डिंग दोनों ही बहुत बुरे या बहुत अच्छे नहीं हैं, बट उनके परसेप्शंस लाइफ को लेके अलग हैं, जिससे वो अपने चाइल्डहुड इश्यूज से बैटल करते हैं। द बेबी बूम जनरेशन। ऑथर ने लास्ट 5 डेकेड्स की सोसाइटी को स्टडी करते हुए ये कंक्लूड किया है कि नाइस गाइज बनने के पीछे बहुत सारे सोशल चेंजेस रिस्पॉन्सिबल हैं।
इसके रूट्स हैं वर्ल्ड वॉर II के बाद हुए चेंजेस, लाइक फैमिलीज का रूरल एरिया से अर्बन एरिया शिफ्ट होना, डाइवोर्सेस बढ़ना, एजुकेशनल सिस्टम में विमेन का डोमिनेशन, फेमिनिज्म, वियतनाम वॉर और सेक्सुअल रेवोल्यूशन। इन सब बातों का अमेरिकन जनरेशन पर बहुत गहरा असर हुआ। अपने फादर से अलग होने की वजह से इस जनरेशन के लड़कों को किसी स्टेबल मेल रोल मॉडल का साथ नहीं मिला। उनकी अपब्रिंगिंग विमेन ने की, जिससे उनका विमेन से अप्रूवल चाहना और बढ़ गया। एंड रेडिकल फेमिनिज्म के अकॉर्डिंग मेन बुरे होते हैं, जिस थॉट को उस वक्त बहुत प्रमोट किया गया। सो 20th सेंचुरी के एंड में बहुत ज्यादा नंबर में नाइस गाइज प्रोड्यूस हुए। जब वर्ल्ड वॉर की वजह से बहुत फादर्स फैमिली से दूर रहने लगे, तो बच्चों का फादर के साथ एक्टिविटीज करना बंद हो गया, जैसे फार्मिंग, फील्ड वर्क वगैरह वगैरह। बहुत सारे बच्चों को कभी अपने फादर का साथ एक्सपीरियंस करने को भी नहीं मिला, और डाइवोर्स रेट्स भी बहुत बढ़ने लगे। बाय 1970 1 करोड़ से ज्यादा हाउसहोल्ड्स की हेड विमेन थी। इस वजह से बॉयज को मेन बनाने का काम उनकी मदर्स को करना पड़ा, जो ऑथर के अकॉर्डिंग कितनी भी अच्छी मदर हो, वो प्रॉपरली ये नहीं कर सकती। बट इस वजह से एक जनरेशन के मेन ने फीमेल पर्सपेक्टिव को अपना लिया। एजुकेशनल सिस्टम में भी फीमेल टीचर्स का नंबर बहुत हाई है। ग्रेड 6 तक 6 फीमेल टीचर्स पर 1 मेल टीचर अपॉइंट होता है। ऐसे सराउंडिंग्स में रहते हुए बच्चे विमेन को प्लीज करना और ज्यादा सीखते हैं। बाद में वॉर और रेडिकल फेमिनिज्म के थ्रू पीस लविंग, नॉन वायलेंट एंड सॉफ्ट होना और ज्यादा प्रमोट हुआ। सॉफ्ट मेल्स एंड बॉय मेन। रॉबर्ट ब्लाय, आयरन जॉन के ऑथर, कहते हैं कि सोशल चेंजेस ने मेन की नई ब्रीड बनाई है, जो कि लवली और वैल्यूएबल है। वो अर्थ को हार्म करने में इंटरेस्टेड नहीं है और बहुत पीसफुल लाइफ जीते हैं। बट ये मेजॉरिटी में लाइफ में खुश नहीं है। ये एक सर्टेन एनर्जी लैक करते हैं, और ये ऐसी पार्टनर्स के साथ होते हैं जो डोमिनेंट एनर्जी रेडिएट करती हैं। ऐसे मेन अपने फादर से इकोलॉजिकली सुपीरियर होते हैं, यूनिवर्स के लिए सिंपैथेटिक होते हैं, बट खुद सोसाइटी को बहुत कम ऑफर करते हैं। कैमल पैजलिया की ऑब्जर्वेशन कहती है कि लास्ट डेकेड्स में जेंडर रूल्स चेंज हुए हैं। विमेन अपने जॉब से घर आकर भी काम करती हैं, और उनके हस्बैंड्स एक तरह से एक सन का रोल प्ले करते हैं उस हाउसहोल्ड में। अब ऐसे मेन की थर्ड जनरेशन आ चुकी है, वो जो अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं। वो विमेन के बनाए हुए रूल्स के थ्रू अपनी लाइफ जीते हैं। इन रूल्स के अकॉर्डिंग वो लाइफ में अपनी मर्जी की चीजें अचीव करने में स्ट्रगल करते हैं। उनकी हैबिट्स जैसे कि दूसरों का अप्रूवल सीख करना, खुद के फ्लॉज हाइड करना, दूसरों के नीड्स को खुद के नीड्स के बाद रखना, विक्टिम प्ले करना, लेस देन सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप्स में रहना, अपने पोटेंशियल को रीच नहीं करना, ये सब बातें उनको अनहैप्पी एंड फ्रस्ट्रेटेड बनाती हैं। नेक्स्ट 7 चैप्टर्स में ऑथर ने नाइस गाइज को डिफरेंटली जीने की टूल किट प्रोवाइड की है।